ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गवर्नमेंट स्कीम कवर करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम मेरे दोस्त, आई होप सो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास देख ली होगी। अगर नहीं फर्स्ट क्लास देखी तो डोंट वरी, देख लेना। दूसरी क्लास उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरे दोस्त बिल्कुल सेपरेट रहने वाली है। ओके फाइन। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि आज सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स आप में से कितने जिन्होंने नहीं देखा मेरे भाई, क्योंकि आज का सेशन जिसने स्किप किया इसका मतलब मेरे दोस्त बहुत कुछ उसने स्किप कर दिया। आज का सेशन आप लोगों के लिए सुपर बेस्ट रहा है। सुपर बेस्ट मतलब मेरी तरफ से मेरे दोस्त, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट, बेस्ट 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 रहा था। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर्स मेरे साथ डेली जुड़ना शुरू कर दीजिए। ओके सर, रिकॉर्डेड देखते हो? रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखिए, बट एटलीस्ट देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की जो गवर्नमेंट स्कीम है मेरे दोस्त, कल से बेहतर रहेंगी। ओके स्टार्ट करें। चलिए राधे राधे मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। चलिए 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 मेरा भाई, सुकन्या समृद्धि योजना। ओके, अब आपके घर में मेरे दोस्त, अच्छा सुनो, अभी आप में से मैक्सिमम लोग अनमैरिड होंगे। अच्छा एक और चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, अल्फा एंड बीटा इज नॉट अ नेम ऑफ बैच। कभी भी मेरे से सवाल ये मत पूछना कि सर अल्फा करें कि बीटा करें, ये इस बैच का नाम नहीं है, ये बैच का पार्ट है, पार्ट 1 या पार्ट 2। बैच का नाम है आपका सारथी फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैच का नाम क्या? सारथी 1.0। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। आपको हमेशा मुझे ये बात करनी है, सर मैंने सारथी से किया जो 10 नवंबर से शुरू हुआ है, या फिर सारथी 1.0 से मैं कर रहा हूं जो 5 जनवरी से शुरू हुआ है। इसके बाद मेरे दोस्त आ जाएगा आपका सारथी 2.0। इस तरीके से बैच है। इन बैचेस के पार्ट हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसको अल्फा और बीटा नाम दिया है। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कवर करने हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, अब जरा समझते हैं ध्यान से, अपनी गवर्नमेंट स्कीम पे आते हैं। आप में से काफी ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड है। सोचिए आप लोगों की शादी हो गई, वही गाना चल रहा है, तुम प्रीत हो, तुम मीत हो, तुम हो, ऐसे कुछ करके ना, हाँ मन मीत हो। शादी हो रही है मेरे भाई तुम लोगों की, ठीक है? आराम से मजे से तुम लोग स्टेज पे बैठे हुए हो, शादी वादी हो गई बढ़िया तरीके से, बरमाला पहना दी उन्होंने, तुमने बरमाला पहना दी। उसके बाद खाना वाना खाने चले गए, डांस वांस कर लिया, फेरे वेरे हो गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायम तनोहरि। चलिए आपके 7 फेरे हो गए, ये आपके गले पड़ गए, वो आपके गले पड़ गए, मेरे दोस्त इतना काम आपका हो गया। ठीक है, ओके। अब शादी हो गई, शादी के बाद मेरे दोस्त आपके घर में नन्ना मुन्ना एक बच्चा भी आ गया। ठीक है, अब ये बच्चा जो है मेरे दोस्त घर में आया लक्ष्मी के रूप में। ओके, अब यानी लक्ष्मी के रूप में बिटिया का जन्म हुआ आपके यहाँ। रीजनिंग में आप प्लस से और माइनस से डिनोट करते हो, तो आपके घर में किसका जन्म हुआ बेटा? बिटिया का जन्म हुआ। ओके, अब बिटिया का जन्म हुआ तो मेरे को एक व्यक्ति है मेरे पास आए कि बेटा जैसे मेरा मेरा मेरे यहाँ पर बिटिया का जन्म हुआ है। ओके, मेरी बेटी है, 1 साल की अभी हो जाएगी 31 जनवरी को, और मुझे उसके नाम से एक अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट का नाम है बेटा सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ओके, अब आपको सर इस अकाउंट का फायदा क्या है? मतलब ये उनके लिए है जिनके घर में बिटिया का जन्म हुआ है। जिनके घर में बेटे का जन्म हुआ उनके लिए ये योजना नहीं है। ये किनके लिए है? जिनके घर में बिटिया का जन्म हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब बिटिया का जब जन्म हुआ मेरे दोस्त, तो इसके नाम से अकाउंट खुलता है सुकन्या समृद्धि। अब इसके बारे में जरा समझते हैं। इस योजना को लाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के एक भाग के रूप में मेरे दोस्त ये योजना आई थी। ओके, इस स्कीम में होता क्या है कि आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। मिनिमम से मैक्सिमम की एक लिमिट है मेरे दोस्त, उस बीच में या मिनिमम जमा करो या मैक्सिमम जमा करो, उस बीच में आपको अमाउंट जमा करना होता है। ये अमाउंट आपको जमा करना होता है मेरे दोस्त 15 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 15 ईयर्स के लिए।
15 ईयर्स के लिए। ये जो अमाउंट आपको मिलता है 21 ईयर्स के बाद। अब आप कहोगे बेटी के 15 सालों के लिए, बेटी के 21 सालों के लिए नहीं, ये अकाउंट की बात हो रही है। अकाउंट खुलने से 15 सालों तक आप इसमें पैसा जमा करते हैं, लेकिन पैसा जमा होना 15 सालों के बाद बंद हो जाता है। लेकिन ये जो पैसा आपको मिलता है ये 21 सालों के बाद मिलता है, यानी मैच्योरिटी जो पीरियड है वो इसका वो 21 ईयर है। कितना बेटा? 21 ईयर है। इस बीच अगर बिटिया की उम्र, आपकी बेटी की उम्र 18 हो जाती है, अगर बेटी की जो एज है मेरे दोस्त वो 18 हो जाती है, तो इन्होंने कहा है कि वैसे तो यार पूरा का पूरा पैसा आप कब विड्रॉ कर सकते थे? पूरा का पूरा पैसा आप 21 साल के बाद विड्रॉ कर सकते थे, जब मैच्योरिटी होगी तभी तो पैसा निकाल पाएंगे। भाई आज आप पैसा डाल रहे हो, हर साल आप इस योजना में पैसा डाल रहे हो, ओके, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप डाल रहे हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना। अब आप 1.5 लाख रुपए डाल रहे हो, तो अब यार दोस्त ये बताओ ये पैसा मिलेगा कब? 15 सालों तक हम जमा करते रहेंगे तो पैसा मिलेगा 21 सालों के बाद। लेकिन इस बीच अगर बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाती है और उसकी मैरिज के लिए या फिर उसकी स्टडी के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है, देन आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं मेरे दोस्त 50%। कितना मेरे भाई? 50%। को दिक्कत? क्लियर हुआ पॉइंट? ये बात समझ में आई? यस और नो? मतलब सिंपल मैं ये कह रहा हूं कि एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के एक भाग के रूप में एक सरकार ने योजना लॉन्च करी, इसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। अभी इस कुछ दिन पहले न्यूज में भी थी, उसका रीजन बताऊंगा। इसमें मिनिमम अमाउंट जो जमा होता है वो 250 रुपए होता है, 250 रुपए से अकाउंट खुल जाता है, और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख रुपए है सालाना। आप मेरे दोस्त इन अ ईयर आप इतना पैसा डाल सकते हैं, ओके। अब ये जो पैसा आप डालेंगे ये कितने सालों तक डालेंगे मेरे दोस्त? 21 सालों तक, सॉरी 15 सालों तक। और 15 सालों के बाद मेरे दोस्त ये 21 साल का जब अकाउंट हो जाएगा तब आप इसमें से 100% विड्रॉ कर सकते हैं। बट इस बीच अगर बच्ची की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो क्या मेरे दोस्त पैसा कुछ विड्रॉ किया जा सकता है? तो आंसर बनता है यस, 50%। ओके, 50%। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर मेरे घर में एक बेटी है, उसकी उम्र 17 साल है, तो क्या मैं उसके अकाउंट खुलवा सकता हूं इस योजना में? या मेरी बेटी अभी एक 25 साल की हो गई है, क्या मैं उसके नाम से अकाउंट खुलवा सकता हूं? या मेरी बेटी एक 35 साल की है, मैं उसके अकाउंट खुलवा सकता हूं? तो आंसर बनता है नो। नो मेरे भाई, ओनली उन बच्चियों के लिए जिनकी उम्र मेरे दोस्त 10 वर्ष तक है। 10 वर्ष या उससे कम वाली बच्चियों के लिए ही ये योजना है, ओके। ओनली 10 ईयर्स, ओनली 10 ईयर्स। अब इसको समझते हैं। स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस स्कीम को लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015। हरियाणा के पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के एक भाग के रूप में, ओके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कैंपेन के एक भाग के रूप में। अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। जो अकाउंट ओपन होगा वो किसके नाम से होगा? गर्ल चाइल्ड के नाम से होगा, गर्ल चाइल्ड के नाम से, ओके। टिल शी अटेन द एज ऑफ 10 ईयर। जब तक उसकी उम्र मेरे भाई 10 वर्ष नहीं हुई तब तक आप अकाउंट खुलवा सकते हो। 10 वर्ष से ऊपर जैसे गई वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के नाम से मेरे दोस्त केवल एक अकाउंट ओपन हो सकता है। बहुत सारे लोग करते क्या है भाई, एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है मेरे दोस्त? तो आंसर बनता है नो, ये पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? आराम से तसल्ली से देख लीजिए मेरे भाई, कोई भी पॉइंट हो जो आपको लगता है कि नहीं सर ये पॉइंट में मेरे को डाउट है, पूछो मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस और ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांचेस। अब बैंक की ब्रांचेस में जाके या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जो गर्ल चाइल्ड का है वो यहां पर मैंडेटरी है, मतलब हुज नेम अकाउंट इज ओपन। मस्ट मतलब होता है मैंडेटरी मेरे भाई, ओके। यहां लिखा होता है मे बी सबमिटेड, तो मे बी मतलब हो जाता है कि भाई कर भी सकते हो कि नहीं भी, इसकी ये मतलब यू मतलब इसका कोई होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर मस्ट लिख गया इसका मतलब
बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आप इस योजना में एनरोल नहीं करा सकते। ओके, अकाउंट कैन बी ओपन विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹250। अकाउंट 250 रुपए से खुल जाएगा। उसके बाद आप उसके मल्टीपल में, कितने के मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, 10,000, ठीक है मेरे भाई, 100 के मल्टीपल में पैसा डाल सकते हैं, ये मिनिमम है। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए यहां पर आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू बैंक टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। ओके, ये अकाउंट अलाउ करता है 50% विड्रॉल एट द एज ऑफ 18 फॉर हायर एजुकेशन पर्पस। अकाउंट रीचेस मेच्योरिटी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट। प्लीज इसको पढ़िएगा एक बार, मैं हिंदी में भी दिखाता हूं। डन। ये 1.5 लाख रुपए बेटा, और ये ईयरली है, सालाना लिमिट है ये, मिनिमम और मैक्सिमम साल में जमा करने हैं आपको, एक बार साल में जमा करने हैं। मिनिमम डिपॉजिट 250 है, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए इन अ ईयर। अकाउंट ओपन होगा गर्ल चाइल्ड के नाम से, जब तक उसकी उम्र 10 वर्ष नहीं होती तब तक वो एलिजिबल है। ओनली एक अकाउंट ही ओपन हो सकता है, अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में ओपन होगा। ओके, विड्रॉल भी अलाउड की गई है हायर एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर शादी के लिए मेरे भाई। ओके, अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज इन केस ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगर शादी हो जाती है बच्ची की तो अकाउंट मेरे दोस्त पहले क्लोज किया जा सकता है आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गई है तो शादी हो जाती है तो उस केस में अकाउंट क्लोज हो सकता है। अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू बैंक टू अनदर पोस्ट ऑफिस मेरे भाई। ओके, 21 साल के बाद अकाउंट मेच्योर होगा। डन। अब एक पॉइंट और आता है कि मेरे घर में जैसे मेरी बेटी का जन्म हुआ आरना, उसके नाम से मेरे दोस्त मैंने अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है। अब दूसरा बेबी अभी तो प्लान नहीं कर रहे मेरे भाई, अब सोचो कुछ वक्त के बाद हम लोगों ने प्लान किया बेबी। अब दूसरी भी मेरे दोस्त बिटिया का जन्म हो गया, तो क्या दोनों एलिजिबल है? तो आंसर बनता है यस, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हुआ मेरे दोस्त की, 2 बिटिया का जन्म हो गया एक साथ, दोनों ट्विंस हो गए मेरे भाई, ट्विंस, ठीक है। तो फिर उस केस में तीनों एलिजिबल हो जाएंगी, ठीक है। उस केस में तीनों एलिजिबल हो जाएंगी। आया पॉइंट समझ में? अब आप कहोगे सर इस योजना का फायदा क्या है, वो फायदा बताइए, क्यों इसमें लोग इन्वेस्ट कराना पसंद करेंगे? उसका एक तर्क है, उसके पीछे का एक रीजन है। ओके, रीजन ये है, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 80C। ओके, 80C बात करता है डिडक्शन की। अब डिडक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, मैं कह रहा हूं 1.5 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम है, तो मेरे दोस्त 12 महीने की कितनी होगी? तो 15 धाम 15 लाख मेरे भाई, 15 दूनी 30, 18 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम हो गई। अब आपकी ग्रॉस इनकम हो गई मेरे भाई कितनी? 18 लाख। बात समझ में आ रही है? अब जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो टैक्स आपको कितने पे देना पड़ेगा? 18 लाख पे। लेकिन अगर आपने 80C के तहत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सेक्शन 80C कहता है अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के तहत इन्वेस्टमेंट किया है तो उतना जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो 18 लाख में से माइनस हो जाएगा, यानी डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के तहत 1.5 लाख रुपए अपनी बेटी के नाम से डाल दिए मेरे भाई। मेरी जब कैलकुलेट होगी इनकम तो मेरे दोस्त टैक्स के लिए तब 18 लाख माइनस 1.5 लाख रुपए की मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा। अब मेरा जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 15,50,000 पे होगा, मतलब 16,50,000 पे मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, 16,50,000 पे। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर से इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। और ना प्लीज 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 थोड़ी देर के लिए सब्र रखिए, शांति से सुनिए। डाउट जैसे कि बहुत बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बार बार अगर मन में ये सवाल रखेंगे ना कि थोड़ी देर में मैं एक मैसेज डाल दूं, थोड़ी देर में एक मैसेज डाल दूं, पॉसिबल नहीं होगा हर एक मैसेज का रिवर्ट करना। बट फिर भी मैं यही चाहूंगा रिवर्ट करूं, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, मैं चीजें समझाऊंगा और नहीं समझ में तब पूछना, पूरा कंप्लीट होने दो।
इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 80C, ये बात करता है किसकी, डिडक्शन की। अब डिडक्शन का मतलब क्या है, अगर आपने 80C के तहत अगर जो सरकार ने बताया है उस योजनाओं में, उन योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है उतनी माइनस हो जाती है जितनी 80C में आपने इन्वेस्ट की होती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप मेरे दोस्त क्लेम कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहां पर मेरी जो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के तहत इन्वेस्टमेंट है वो मैंने 80C तहत से मेरे दोस्त क्लेम कर लिया, तो मेरी इनकम जो बनी वो 16,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हो लोग इसलिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि उनको सेक्शन 80C के तहत मेरे दोस्त डिडक्शन मिल जाती है। बात समझ में आई? सर इन्वेस्टमेंट कैसे होती, डेली, वीकली, ईयरली? बेटा माननी पड़ेगी, तभी कहता हूं थोड़ा दिमाग खोल के सुना करो और पढ़ा करो। ठीक है, मैंने बोला है यहां पर कि मैक्सिमम 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। मेरे भाई मैक्सिमम लिमिट है, एक बार किया है इन अ ईयर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और यहां पर ये है कि सर इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। क्वार्टरली इसका इंटरेस्ट रेट मेरे दोस्त रिवाइज होता है या इस पर रिव्यू किया जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 इस क्वार्टर के लिए, इन 3 महीनों के लिए इंटरेस्ट रेट था 8.0%। जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है और हो चुका है 8.2%। 8.2%, ये एक अपडेशन आया इसमें मेरे दोस्त। क्लियर? डन? 15 साल तक हर ईयर में एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ बेटा, हर साल इन्वेस्टमेंट करना है, हर साल इन्वेस्टमेंट, हर साल। सर तो क्या क्वार्टरली इंटरेस्ट बढ़ती है? सरकार ना स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत हर क्वार्टर के लिए रिव्यू करती है। ओके, हर क्वार्टर के लिए रिव्यू, और हर क्वार्टर के लिए रिव्यू करने के बाद में वो दोस्त वो उसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है और अनचेंज भी कर सकती है। बढ़ा सकती है मेरे भाई, घटा सकती है, या मेरे दोस्त इक्वल रख सकती है, जो चल रही थी वही रख सकती है। तो सरकार के पास राइट है। सरकार ने इस बार क्या किया है, 8% को 8.2% कर दिया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, हाँ मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आज आपकी पॉकेट अलाउड कर रही 1.5 लाख रुपए डालो, कल आपकी पॉकेट अलाउड करेगी उसके अकॉर्डिंग डालिए। ओके, ये 8.2% इंटरेस्ट मेरे दो सालाना ईयर का इंटरेस्ट है, बट रिव्यू क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली रिव्यू होता है। ओके, नेक्स्ट यार, अटल भूजल योजना। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहां पर ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज है क्या, पहले के टाइम में सबके यहां पर नल लगे हुए थे। ओके, तो इंसान सीमित पानी का उपयोग करता था। आज के टाइम में लोगों के यहां पर लग गई है समरसेबल। ठीक है, अब होता क्या है मेरे दोस्त, जितना पानी की जरूरत होती है उससे ज्यादा पानी भी मेरे दोस्त वो कितनी देर लगती है भरने में, टंकी भर गई, फिर खाली हो गई, फिर भर दी, फिर खाली हो गई, फिर भर दी। तो लोग ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब है क्या कि धीरे धीरे आप देखेंगे जो जहां पर आपका घर बना हुआ है वहां आपने समर खुदवा रखी है, ठीक है, या नल लगा हुआ है। अब कोई कहता है मेरे दोस्त 50 फीट पे पानी है, कोई कहता है 100 फीट पे पानी है, कोई कहता है 150 फीट पे पानी है। गुड़गांव की तो बहुत बुरी हालत है, यहां पर मेरे दोस्त 400 फीट पे पानी है, 300 फीट पे पानी है, काफी बुरी हालत है मेरे दोस्त। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब सरकार कह रही कि हमें इस ग्राउंड वाटर लेवल को मैनेज करना है, ग्राउंड वाटर लेवल को मैनेज करना है, और इन्होंने इसके लिए एक योजना निकाल दी, अटल
भूजल योजना। क्या नाम है बेटा इसका? अटल भूजल योजना। ओके, समझते हैं इसको। 25 दिसंबर 2019 की बात है, 25 ऑफ दिसंबर 2019, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली से इस योजना को लॉन्च किया था, अटल भूजल योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग अटल जल योजना। हमारे यहाँ पर 400 फीट पर भी नहीं है, हाँ है ऐसा, हम लक्की है, हमारे यहाँ 7-8 फीट पर पानी है, बढ़िया मेरे दोस्त, ठीक है। अटल भूजल योजना एक से केंद्र सरकार की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की योजना है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ये योजना है। इसका पर्पस क्या है? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, पर्पस जरूर याद रखना, ग्राउंड वाटर लेवल को इंप्रूव करना। ओके, अब स्कीम को कहा गया है टोटल इसका खर्चा होगा 6,000 करोड़, आउटले याद रखना 6,000 करोड़ रुपए। 2021 से 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर के लिए इस पर 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, अब इस योजना में कहा गया है कि ये जो 6,000 करोड़ रुपए हैं ये कैसे आएंगे? भाई केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार पूरा पैसा देगी। केंद्र सरकार ने कहा 50% हम उठाएंगे विश्व बैंक से एज अ लोन, और 50% हम अपनी तरफ से बजटरी सपोर्ट देंगे। ओके, अपनी तरफ से देंगे। और ये जो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक से हम पैसा उठाएंगे ये भी हम ही इसको वापस करेंगे, रिफंड करेंगे। ओके, तो 50% शैल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन एंड बी रीपेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 50% वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में होगा, और इसको रीपे करने का काम भी मेरे भाई, रीपे जो करेगा वो कौन करेगा? यहां पर केंद्र सरकार। रिमेनिंग 50% जो होगा वो केंद्र सरकार मेरे दोस्त बजटरी सपोर्ट के माध्यम से देगी। ओके, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे चुना गया है यहाँ के ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए। कोई दिक्कत? एक बार तसल्ली से इसको पढ़ लीजिए। जब आप कल कमाने लगेंगे ना पैसा, तो आप जब अपना आईटीआर फाइल करेंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न, कि आपने मेरे दोस्त कितनी इनकम कमाई है, वो आपको सालाना बतानी पड़ेगी सरकार को। तो वो कैसे बताओगे? उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो आपकी इनकम पे टैक्स लगता है उसके लिए आपको एक पेपर, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं हम लोग उसे। इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप फाइल करते हैं तो वहां पर आप बताते हैं कि आपने कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो 80C के तहत एक सेक्शन दे रखा है, उसमें आप क्लेम करते हैं और उतनी आपकी इनकम कम हो जाती है, और जो बचती है उस पर आप मेरे दोस्त फिर टैक्स पे करते हैं। ओके, सारे इन्वेस्टमेंट 80C के तहत क्लेम नहीं किए जा सकते, कुछ एक जगह है जहां पर उन्होंने बताया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, क्या है योजना? पहले इसको समझते हैं। हर एक योजना कहीं ना कहीं एक नेचर लेके काम कर रही है मेरे दोस्त। पीएम स्वनिधि योजना लोन प्रोवाइड कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अगर हम स्कीम की बात करें, सुकन्या समृद्धि, तो इसका उद्देश्य यह है कि बच्चियों के लिए पैसा जुटाया जाए उनके जन्म से ही। ओके, आज भी हमारे देश में मेरे दोस्त जब बेटी का जन्म होता है ना, तो बहुत सारे लोग ना मेरे दोस्त बहुत गलत गलत तरीके की बातें करते हैं। मैं अपना एक आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगता था, जैसे भी हम लोग कहीं जाते थे, कहीं मिलते थे, तो जब भी है ना किसी के पैर छू आशीर्वाद वो हमें देते थे, तो हमसे कहते थे कि पुत्र हो, बेटा हो, आपको सदा सुखी रहो, बेटा हो। लिटरली मैं बताऊं, बेटा और बेटी का मतलब मेरे समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। ठीक है, बड़ा ऑड लगता था। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त कोई ऐसा लिटरेट नहीं, अलिटरेट मतलब ऐसे लोग जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है वो बोल रहे हो, नहीं, पढ़े लिखे लोग भी आज के समय समाज में बोलते हैं। एक बेटी का जन्म हो जाए, दूसरी बेटिया का भी जन्म हो जाए, तो ऐसा मुंह बना लेते जैसे कि मेरे दोस्त क्या हो गया। सच बता रहा हूं, ये आज की रियलिटी है, अभी भी ये है। कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ पर, तो आप अपवाद है मेरे दोस्त, लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे ये है। तो सरकार भी चाहती है कि बच्चियों का जब जन्म हो तो बच्चियों को अच्छी शिक्षा दी जाए। ओके, बच्चियों के लिए मेरे दोस्त आगे अच्छे भविष्य की बात की जाए, उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। अटल भूजल योजना किस लिए है कि जो स्थिति बदतर हो रही है उस बदतर स्थिति को मेरे दोस्त कम करने के लिए, आगे चल के बदतर ना हो, उसके लिए कुछ जो स्टेट ऑफ प्रायोरिटी पे उनके साथ काम करेंगे, मिलके पैसा उनको देंगे कि भाई ये लो तुम्हारे पास पैसा नहीं, अपने ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करो। वो एक अलग बात है, वो कर क्या रहे हैं। पीएम स्वनिधि में क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए मदद की जा रही है।
आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा। मुद्रा योजना में कोई टैलेंटेड है, किसी के पास मेरे दोस्त कुछ ना कुछ है बेहतर करने के लिए, बट उसके पास पैसा नहीं है करने के लिए, वो पैसा सरकार उनको दे रही है। बात समझ रहे हो मेरे दोस्त? ये सरकार ने अलग अलग योजनाओं के अलग अलग नेचर बना, मतलब अलग अलग नेचर के हिसाब से योजना बना रखी है। पीएम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, 60 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है, लेकिन अब उन पैसे से क्या करेंगे मेरे दोस्त? घर तो हमेशा कंटिन्यू जो इनकम आप कमाते हो, लगातार इनकम कमाते हो, उसी से चलता है। अब ऐसा थोड़ी कि जो पैसा घर में रखा उसको खर्च करते रहोगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो सरकार ने कहा 15 लाख रुपए हमें दे दो, हम आपको 9,250 रुपए हर महीने देंगे। समझ रहे हो? तो आप उसे पेंशन बोलो, आप उसे ब्याज बोलो, जो भी आप बोलो, ये पैसा 10 साल बाद हमसे ले लेना। आपके लिए तो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप ही को तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। या तो एक बार में 1,11,000 रुपए ले लो, या फिर महीने के 9,250, 9,250, 9,250 ले लो। सरकार ने पेंशन इनकम बोल दिया, इंटरेस्ट इनकम बोल दिया। अब एक और स्कीम आ गई मेरे दोस्त, इसका नाम है पीएम किसान योजना। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका? पीएम किसान योजना। एक सेकंड रुकना जरा। क्या नाम है बेटा इसका? पीएम किसान स्कीम। अब ये किसके लिए योजना? सर नाम से क्लियर हो रहा है, ये किसानों के लिए स्कीम है, अपने किसान भाइयों के लिए स्कीम है। अब किसान भाइयों के लिए मेरे दोस्त सरकार कहती है कि यार बहुत बार होता है ऐसा कि इनके पास ना, अब खेती जो इनको करनी है, वो खेती कैसे करनी है? सर इनको बीज की जरूरत पड़ेगी, इनको खाद की जरूरत पड़ेगी अच्छी क्वालिटी की, इनके पास पैसा नहीं होता, तो सरकार कह रही कि हम इनको पैसा देंगे। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट सरकार मेरे दोस्त कह रही कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। 6,000 रुपए मेरे दोस्त हमारे देश में किसानों को हर साल सरकार देती है। अगर आपके पिताजी किसान हैं, कोई परिभाषा नहीं है बड़ा किसान या छोटा किसान मेरे दोस्त, सभी किसानों को सरकार दे रही है। पहले क्या होता था, इसमें सिर्फ छोटे किसान ही आते थे, या तो मार्जिनल फार्मर आते थे मेरे दोस्त, मार्जिनल फार्मर, या फिर आते थे स्मॉल फार्मर। अब आपको ये क्या होता है वो भी बताऊंगा। लेकिन अब इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है, यहां वर्ड यूज किया जा रहा है ऑल फार्मर बजाय मार्जिनल फार्मर के और स्मॉल फार्मर के। अभी मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है, वो तो कहलाएंगे मार्जिनल। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा, बस 2 हेक्टेयर तक भूमि है मेरे दोस्त, तो वो कहलाएंगे स्मॉल फार्मर। दूसरे शब्दों में मेरे भाई, अगर आप किसान हैं, आपके पास, दूसरे शब्दों में बोलते हैं इसको, अगर आपके पास 2.5 एकड़ तक भूमि है तो आप मार्जिनल फार्मर, आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा, ठीक है, और 5 एकड़ तक भूमि है तो आप कहलाएंगे स्मॉल फार्मर। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर आ रही है। अब यार एक और चीज समझना यहां पर, सर पहले सिर्फ मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर ही कवर होते थे, बट अब मेरे दोस्त ये तो है ही हैं, ये तो है ही मेरे भाई, इनको तो कवर किया जा रहा है। इन्होंने अब बोल दिया सभी के सभी फार्मर कवर किए जाएंगे, चाहे कितनी भी उनके पास भूमि हो। सरकार कहती कि ये 6,000 रुपए हम आपको 3 किश्तों में देंगे, तीनों इक्वल किश्तें रहेंगी, 2,000, 2,000, 2,000, तो 3 समान किस्तों में दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए की। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? 5 एकड़ से ज्यादा हो तो बेटा वो भी कवर है, अब तो, पहले थे ना, पहले हेक्टेयर मतलब, अब बेटा ये मत मेरे से पूछ, कल को तू मेरे से क्या किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है, लीटर क्या है, ठीक है, ये यूनिट है। मीटर है, कितने मीटर आपके पास जगह, कितने मेरे दोस्त गज में आपके पास जगह, ये सब मेरे दोस्त मापने का एक तरीका है, हेक्टेयर, एकड़। तो ये एक बार आप खुद सर्च कर लेना, ठीक है, नहीं तो मेरे को टाइम दे दो, मैं किसी दिन आपको इसके बारे में भी पढ़ा दूंगा, अगर ये नहीं पता तो। अब समझते हैं इस योजना को। चलो, जय जय श्री राधे। 24 फरवरी 2019, ओके, इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। कहां से बेटा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि ऑल फार्मर, क्या शब्द यूज किया है? ऑल फार्मर विल गेट 6,000 पर ईयर एज अ मिनिमम इनकम सपोर्ट। तो ये योजना क्या है? एक मिनिमम इनकम सपोर्ट स्कीम है, मिनिमम इनकम सपोर्ट स्कीम है ऑल फार्मर्स के लिए। 6,000 रुपए सालाना उनको दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से इस योजना को लॉन्च किया गया था। कोई दिक्कत? भाई 1 एकड़ तक भूमि है तो वो मार्जिनल है, 1 एकड़ से ज्यादा 2 एकड़ तक है तो स्मॉल फार्मर है, सिंपल एक परिभाषा है। ओके,
₹6,000 पर ईयर विल बी पेड टू ईच एलिजिबल फार्मर। अब ये देखो, ये लाइन गलत लिखी हुई है। ईच एलिजिबल फार्मर की जगह आ जाएगी यहां पर ऑल फार्मर। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? एलिजिबल मतलब तो है मार्जिनल स्मॉल फार्मर, यहां तो सभी को आएगी मेरे भाई। ठीक है, इन 3 इंस्टॉलमेंट। कोई दिक्कत आया समझ में? ओके, मार्जिनल को हिंदी में बोलते सीमांत किसान। अब एक चीज ध्यान से समझना, इस योजना को भले लॉन्च किया था 24 फरवरी 2019 को। असल में बात यह थी कि जब बजट प्रेजेंट किया जा रहा था, ओके, तो उस दौरान फरवरी 2019 में योजना का अनाउंसमेंट होता है बजट में। ध्यान सुनिएगा, बजट में अनाउंसमेंट होता है योजना का, लेकिन इस योजना को लॉन्च किया जाता है 24 फरवरी 2019 को, बट लागू इसे करते हैं दिसंबर 2018 से। रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं उसको, पिछले समय से लागू करते हैं। मतलब बजट में इस योजना के बारे में बोला, जो अपने वित्त मंत्री जी हैं, मित्रों इस वर्ष हम किसानों के लिए कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। हर साल अब उनके अकाउंट में ₹6,000 हम देंगे। किसान उछल गए मेरे भाई, खुश हो गए। कहा कि 24 फरवरी 2019 यानी आने वाले समय में योजना को हम लॉन्च करेंगे, लेकिन लागू हम लोग इसको दिसंबर 2018 से ही कर देंगे। ओके, क्योंकि अगर मेरे दोस्त इन्होंने इसके आगे से लागू किया होता तो एक साल में इनको ₹6,000 देने होते। बात समझना, लेकिन इन्होंने किसानों के लिए थोड़ा बढ़िया सोचा। इन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 से लागू करेंगे, एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट अभी दे रहे हैं। पूरी योजना तो साल में तो ₹6,000 दिए जाएंगे, एक इंस्टॉलमेंट अभी देते रहे। इस तरीके से इन्होंने सोचा था कि किसानों को थोड़ा फायदा मिल जाएगा। ओके, अगर आपको ये चीज में थोड़ा भी डाउट है तो आप ये याद रखो कि लागू हुई थी दिसंबर 2018 से और लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को। ओके, इंप्लीमेंटेशन पहले की डेट से इन्होंने किया था, वो इसलिए कि किसानों को कुछ पैसा पहले से दे दिया जाए। ओके, क्लियर? डन, आगे बढ़ते हैं। अब एक स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ओके, क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। अब ये क्या होती है योजना? ये तुम्हारा भाई है बेटा, आशीष गौतम। ओके, तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसा है। पैसा पैसा करते हो तुम, पैसे पे क्यों मरते हो? मेरे भाई पैसा बहुत है भाई के पास, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। अब मेरे को मेरे दोस्त किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है, चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी का एक दिन फोन आया और आशीष भाई कैसे हो? मैंने कहा मोदी जी मैं बढ़िया, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मोदी जी मेरे से कहते हैं आशीष भाई एक काम करोगे? मैंने कहा बताइए मोदी जी क्या करेंगे? कुछ पैसे वैसे की व्यवस्था कर सकते हो? मैंने कितना करना है? कह रहे देखो उत्तर प्रदेश तो अपने हाथ में है ही है। मैंने कहा हाँ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश कह रहे वो भी अपने हाथ में है ना, राजस्थान वो भी। हमें पैसा चाहिए वेस्ट बंगाल के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है व्यवस्था कर दूंगा।
और बताइए, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए भी पैसा चाहिए, मैंने कहा चलो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी और थोड़ा कर दो। मैंने कहा कितना करना है, तो उन्होंने कहा देख लो 300-400 करोड़ रुपए हो जाए तो। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेंगे, आप बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है। मैंने मोदी, लेकिन अभी 300-400 करोड़ तो नहीं, अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, अभी मैं अपने वॉरियर बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो इतनी जल्दी तो व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, वहां पर बच्चे हैं उनका ध्यान मेरे को देना है। तो कहते ठीक है पहले वॉरियर बच्चों को पढ़ा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने कहा है तो मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा 10 करोड़ रुपए मैं आपको देता हूँ डोनेशन के तौर पर। मोदी जी ने कहा कैसे दोगे। मैंने कहा मोदी जी आप ही की तो देन है, मैं तो आपको कैश में देना चाह रहा था, किसी को पता ही नहीं चलता, चुपके से मैं आपको दे देता, लेकिन आप ही ने मना करा दिया है। 2018 में आपने बोला था कि अब से कैश में डोनेशन नहीं मिलेगा, अगर डोनेशन देना है तो आपको पहले हमारे बैंक में जाना पड़ेगा, एसबीआई में, वहां आप अपना पैसा जमा कर दोगे, पैसा जमा करने के बाद वो एक आपको स्लिप दे देगा, वो स्लिप आप हमें आके दे दोगे पॉलिटिकल पार्टी को, हम जाके बैंक में चले जाएंगे और मेरे दोस्त बैंक में जाने के बाद उसके बदले में पैसा ले लेंगे। सिंपल सी प्रोसेस है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की। ठीक है सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अरे यार दिल पे मत लेना, मैं एक मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई के मेरे को वेस्ट बंगाल बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। पहले तो दिखाओ इतना पैसा आया कहाँ से, वॉरियर बैच बेच बेच के बेटा। तो पता नहीं एक बैच जो 1500 रुपए का, अगर पर डे 1000 बच्चा एडमिशन लेगा तो करोड़ों में बेटा पैसा आएगा। कहाँ से आया पैसा सब बता दू तुम्हें, कहाँ से आया है। पापा ने भी कुछ कमाया है, मेरे दोस्त रिश्तेदार आते हैं हमारे यहाँ पे, विदा बहुत बढ़िया देके जाते हैं, खाली ब्लैंक चेक देके जाते हैं, हम उसको भर लेते हैं मेरे भाई, बैंक में जाके बहुत बार बाउंस भी हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त कैश भी करा लिया था हम लोगों ने। दहेज में बहुत पैसा मिला है, बीबी बहुत पैसा लेके आई थी। अब ठीक है, कहां से आया पैसा सब बता दूं तुम्हें, कहां से आया पैसा। अब फोकस करो जरा इस एग्जांपल पे, जरा ध्यान से सुनना। यहां से क्वेश्चन आया था अभी, आई थिंक आईबीपीएस पीओ में आया था या क्लर्क में क्वेश्चन आया था, किसी में मेरे दोस्त क्वेश्चन जरूर आया था, ध्यान से देखना। अब आशीष गौतम के पास पैसा है, अब पैसा तो मेरे दोस्त वो डोनेशन के तौर पे कैश में नहीं दे सकता। पता है ऐसा क्यों किया गया था, उसके पीछे का चलो थोड़ा मैं बैकग्राउंड भी आपको बताता हूं। हमारे देश में जुगाड़ू बहुत है, ठीक है। जुगाड़ू कैसे हैं मेरे भाई, पिताजी ने बोला बेटा तुम्हें रात को फोन पे बात नहीं करनी है, तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया। पापा जी आपने फोन पे बात करने के लिए मना किया था, चैट करने के लिए मना थोड़ी किया था। हाँ, फिर पापा जी आए, उन्होंने कहा कि बेटा तुम चैट से भी बात नहीं कर सकते। पापा जी आपने वीडियो कॉल पे देखने के लिए थोड़ी मना किया था, देख तो सकते हैं, वो हमें देख के मुस्कुरा सकते हैं, उन्हें देख के मुस्कुरा सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लो हर चीज की एक जुगाड़ निकाल रखी है। ऐसे क्या हुआ था कि पहले कैश में डोनेशन की लिमिट हुआ करती थी 20,000 रुपए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी ने बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई हमको ना इतनी डोनेशन मिली है, और डोनेशन में उन्होंने क्या किया, करोड़ों की डोनेशन को 20-20-20 हजार रुपए की रिसिप्ट में बांट दिया। सोचो करोड़ों रुपए की डोनेशन को 20-20-20 हजार रुपए की रिसिप्ट में डाल दिया। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि 20,000 रुपए तक जो डोनेट करने वाला है, डोनर है, उसका नाम मेरे दोस्त डिस्क्लोज नहीं किया जाता। मतलब ये कहा जाता है कि अगर 20,000 रुपए तक आप डोनेशन दे रहे हो तो आपका नाम नहीं बताया जाएगा, डोनर का नाम मेरे दोस्त एक तरीके से हिडन रहेगा। ओके, अब जैसे इस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हमें डोनेशन मिली 20-20 हजार रुपए की रिसिप्ट में, सोचो करोड़ों रुपए, तो ये झोल है कि नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल झोल है। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, 2,000 की लिमिट को घटा के 2,000 रुपए कर दिया, और कहा कि इससे ऊपर अगर किसी को डोनेशन देनी है तो आपको जाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहां जाना पड़ेगा बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आशीष गौतम मेरे दोस्त थैले में पैसे भर भर के पहुंच गए कहां पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बड़े ध्यान से सुनना कहानी को। यहां पर तुम में से मेरे दोस्त जो पीओ बन गए थे, सभी लोग जितने भी आप लोगों सब पीओ बन गए हो, ठीक है, सबके सब जितने भी है पीओ बन गए, बैंक में क्लर्क बन गए, ठीक है, यहां पर बैठे हुए थे। अब मुझसे वहां से चिल्लाए एक बार, अरे आशीष सर इधर आइए इधर आइए इधर आइए। मैं वहां पहुंच गया, और बच्चा कैसे हो, उन्होंने कहा सर हम बढ़िया है। तो गुरुजी बताइए क्या करना है। बेटा मेरे को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना है। तो उन्होंने कहा सर कितने का खरीदना है, मैंने कहा 10 करोड़ रुपए का खरीदना है। तो मैंने 10 करोड़ रुपए इनको दे दिए। कितने दे दिए बेटा, 10 करोड़ रुपए। बदले में इन्होंने मेरे को इसका प्रूफ दिया इसके अगेंस्ट में, और क्या दिया इन्होंने मेरे को मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। क्या दिया बेटा इन्होंने मेरे को, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत मेरे भाई यहां तक। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसके पास है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसके पास है बेटा। अब ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये किसके पास है, आशीष गौतम के पास। जो पैसा है मेरे भाई, मेरा जो पैसा है वो किसके पास है बेटा, एसबीआई के पास है। अब एक चीज समझना,
जब एसबीआई के पास मैं गया तो एसबीआई ने मेरे से कहा कि आपकी केवाईसी होगी। केवाईसी मतलब होता है बेटा, नो योर कस्टमर में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी, ये बैंक पूछ रहा है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बैंक पूछ रहा है, केवाईसी कर रहा है कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, आपका आईडी प्रूफ क्या है। केवाईसी मेरी कौन कराएगा? सिर्फ बैंक। क्रॉस चेक करेगा बैंक कि मैं जेन्युइन बंदा हूं कि नहीं। बैंक को दिक्कत, नो योर कस्टमर में क्या होता है, अपने कस्टमर्स को जाने, उसमें एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ चेक होता है। आप गए, आपने पैसा दिया, अपना केवाईसी करा लिया, बदले में उसने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया। जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको उसने दिया तो उस बॉन्ड का अमाउंट उस पर कितना लिखा हुआ था सर? 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपीस का। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। यहां पर कहीं पर भी आशीष गौतम का नाम नहीं लिखा होगा, कहीं पर भी आशीष गौतम का नाम नहीं लिखा होगा। ये अनोनिमस होगा पूरा का पूरा। अनोनिमस मतलब कि ये कह रहे हो सर आप कि ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है इस पर डोनर का नाम नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया? विदाउट नेम। इस ऐसा इसलिए, कल को सोचो, आशीष गौतम है, इसने 10 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया और एक पॉलिटिकल पार्टी को इसने डोनेशन दे दी, एक्स को। लेकिन मेरे दोस्त एक्स की जगह पे वाई मेरे दोस्त जीत गई। या सोचो मेरे दोस्त, इन्होंने जिसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी वो थी वाई, और इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी एक्स, वो मेरे दोस्त आ गई, जीत गई। तो जो इनकी एक्स पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, मतलब इन्होंने तो दिया था वाई को डोनेशन, सोचिएगा, और एक्स चुनाव जीत गई, तो एक्स क्या कहेगी? बेटा अगर इसका नाम होता उसमें तो बेटा तूने मुझको डोनेशन नहीं दी थी, तेरी ऐसी की तैसी में कर दूंगी। इसीलिए यहां पर पॉलिटिकल पार्टी मेरे दोस्त बड़े बड़े, मुझ जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से, बिजनेसमैन से, जिनका इन्वेस्टमेंट गूगल में है, जिनका इन्वेस्टमेंट फेसबुक में है, जिनका इन्वेस्टमेंट अमेजोन में है, उनको परेशान ना करे, इसलिए इसका नेचर अनोनिमस रखा गया है। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अनोनिमस, पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं है डोनेशन कहां से आ रही है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं चलेगा मेरे भाई डोनेशन कहां से आ रही है। बात समझ में आ रही है? अनोनिमस नेचर है बिल्कुल। ऐसा क्यों किया जाता है? अब आपको तो पता है मेरे दोस्त, आप लोगों ने अगर साउथ की मूवी देखी होगी, महेश बाबू की एक मूवी है, महेश बाबू पूरा इलेक्शन मेरे दोस्त फाइनेंस करता, पूरा का पूरा इलेक्शन, सारे के सारे चुनाव में रैलियां कौन कहाँ होंगी, मतलब कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा, किस व्यक्ति को इस जगह से खड़ा करेंगे, किस व्यक्ति को उस जगह से खड़ा करेंगे, ये सब मेरे दोस्त बड़े बड़े लोग बैठ के डिसाइड करते हैं उस मूवी में। मैं नहीं कह रहा हमारे देश में ऐसा होता है, बट अगर थोड़ी देर के लिए समझे चीजों को तो मे भी हो सकता है ऐसा होता होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठ के ऐसा करते होंगे। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। सर जी डोनेट करना क्यों है? अच्छा ये बता बेटा, तू पढ़ क्यों रहा है? वॉरियर पढ़ क्यों रहा है? सिलेक्शन लेने के लिए ना, कमाने के लिए ना। आपको पता है अगर मुझे एक जगह रोड बन रही है उसका टेंडर चाहिए तो मेरे संबंध होना बड़ा जरूरी है। अगर मेरे संबंध नहीं है ना तो मुझे टेंडर नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो? ठेका कैसे मिलेगा? मेरे संबंधों से ठेका मिलता है। अब बड़े बड़े लोगों से कब संबंध बनते हैं? जब आप मेरे दोस्त उनको डोनेशन देते हैं। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा सुनिए हमारे यहाँ पर पार्षद का चुनाव होने वाला है, एक काम करिए इतने खोखे पहुंचवा दीजिए। पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं। प्रैक्टिकली समझो चीजों को, रटने की जरूरत है। ऐसा मे भी होता हो, मे भी। हमारा देश भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे देश में जीरो भ्रष्टाचार है, बट मैं सोच रहा हूँ मे भी ऐसा होता हो, क्योंकि मेरी शब्दों को कोई किस तरीके से मेरे दोस्त अभी प्रेजेंट कर दे, तो मैं ये बोल रहा हूँ वैसे चुनावों का समय आने वाला है, तो ऐसे में मे भी मेरे भाई, मे भी हो सकता है मेरे दोस्त ऐसा। ठीक है, क्या पता ऐसा होता हो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? क्लियर? चलो समझते हैं फिर से। आशीष गौतम के पास पैसा है, एसबीआई में गया, उसने कहा कि मुझे इस पॉलिट में जो डोनेशन देनी है मुझे आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दीजिए। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसको दे दिया और इससे पैसे अपने पास रख लिए। इसका केवाईसी कर लिया, 10 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मेरे दोस्त इसके नाम मतलब इसको दे दिया। अब ये जहां चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। ठीक है, ओनोनिमस से कनेक्शन कैसे? अरे यार बड़े सवाल पूछते, देखो अब समझना। आशीष गौतम ने मोनिका गौतम को पत्र लिखा, प्रिय मोनिका, मैं आपका आशीष हूं,
मैं आपको दिल से प्यार करता हूं। अब मेरे दोस्त इतना मैंने लिख दिया, ठीक है, और भी बहुत कुछ लिखा था वो यहां नहीं लिख सकता। इसके बाद मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम आशीष गौतम। क्यों मेरे भाई शादी का लिफाफा दे के आ रहा हूं क्या मैं किसी के घर पे? जिसको मुझे देना है प्रेम पत्र, उसको तो पता है ना कि ये कहां से आया है। मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। आशीष अनोनिमस है, यहां पर नाम नहीं है, इस पत्र में कोई नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मोनिका गौतम को तो पता है पत्र लिखने वाला ये आशीष गौतम है। क्यों मेरे भाई? मेरे दिल में जगह बनाने वाला आशीष गौतम है। क्यों मेरे भाई? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उनको तो पता है ना, आया ना? हाँ सर, उनको तो पता है। तो जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी को मेरे दोस्त ये पता हो कि इस पत्र पे किसका नाम लिखा है, लेकिन जिसको मैं डोनेशन देकर आया भाई, 10 करोड़ की डोनेशन देकर आऊंगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं होगा कि आशीष गौतम डोनेशन देके गया है? जरूरी थोड़ी है कि उस पर नाम लिख के डोनेशन दूं। हाँ यार, ऐसी बात कर रहे हो। आज तक जितने पत्र लिखे, तुम्हें पत्र मिले उसमें फ्रॉम लिखा हुआ था, फ्रॉम आशीष गौतम है? क्या बात करते हो? मैं सॉरी, मेरी तरफ से तो नहीं, जिनकी तरफ से भी मिला उस पर लिखा था फ्रॉम मेरे भाई, उनका नाम नहीं लिखा था। अनोनिमस नेचर का, बट पॉलिटिकल पार्टी को तो पता है ना कि भाई डोनेशन कहां से आ रहा है। प्रैक्टिकली चीजों को लीजिए ना। अब समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। इकलौता एसबीआई को ऑथोराइज किया गया, और कोई भी बैंक ऑथोराइज नहीं है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने के लिए और बेचने के लिए। ओके, कोई भी और ऑथोराइज नहीं है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ऑथोराइज किया गया है। 2018 में ये स्कीम आई थी मेरे भाई, 2018 में ये स्कीम आई थी, और अब तक 2024 तक 30वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है। अभी तक इसकी 30वीं किस्त आ चुकी है। अभी तक 2018 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इशू किया गया था, सेल किया गया था। 2024 आते आते मेरे दोस्त 30वीं दफा है, 30th ट्रेंच इसकी आ चुकी है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। सर ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी कितनी होती है सर? 15 डेज की, डेट ऑफ इशू से। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इस पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे ही जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं देके आया, जिस भी राजनीतिक पार्टी को मैं देकर आया, उसको इशू होने से, जब से बैंक ने इशू किया है, डेट ऑफ इशू से 15 दिन के भीतर कैश कराना पड़ेगा। अगर 15 दिन का पीरियड निकल गया, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज ये पैसा चला जाएगा पीएम रिलीफ फंड में। कहां चला जाएगा बेटा? पीएम रिलीफ फंड में। बात क्लियर है? 30 टर्म मतलब वो बता दो। 30वां मतलब ये है कि पहली दफा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मतलब होता क्या है, पहले तो इतना समझ लो फिर बताऊंगा। ये लाइन समझ में आई? मतलब ये कह रहा हूं कि इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 15 दिन की। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि डेट ऑफ इशू से, जब से आशीष गौतम ने मेरे दोस्त बॉन्ड खरीदा, जिस दिन बैंक ने जारी किया, उस डेट से आशीष गौतम पॉलिटिकल पार्टी को दे आया, या आशीष गौतम 2 दिन बाद देकर आया, लेकिन बॉन्ड की वैलिडिटी 15 दिन कब से काउंट होगी? जब से बैंक ने इशू किया होगा। 15 दिन का पीरियड अगर निकल गया तो मेरे दोस्त बैंक, फिर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बाबा जी का ठुल्लू, ये पैसा चला जाएगा पीएम रिलीफ फंड में। ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं चीजों को। ध्यान से देखिएगा सर, सेल करने का पीरियड क्या है? सेल करने का, ये सेल कब आती है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सेल कब आती है? देखो, बैंक महापैक नहीं है जो डबल वैलिडिटी आपकी हर हफ्ते आ जाएगी, समझ रहे हो? इसकी सेल आती है मेरे दोस्त साल में 4 बार। ओके, अब साल में 4 बार मतलब हर एक क्वार्टर के पहले महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च का जनवरी, अप्रैल, मई, जून का अप्रैल, ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जुलाई, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बेटा अक्टूबर। इन महीनों में ही सिर्फ सेल आती है। ठीक है, इन 4 महीनों में। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो सेल आती है वो 4 बार ही आती है साल में। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत? पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड लेकर बैंक के पास जाएगा ऑब्वियसली, और कहां जाएगा?
अब ये कितने दिन के लिए सेल आती है? ओनली 10 डेज के लिए। कितने दिन के लिए? ओनली 10 डेज के लिए। कुछ लाइव एग्जांपल देके बताइए। लाइव एग्जांपल ये है कि अभी तक ये 30वीं बार है जब सेल आई है मेरे भाई, 30वीं इसकी किस्त है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल 2024 में 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के लिए, ठीक है, 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के लिए 10 डे के लिए विंडो ओपन हुई थी, 10 दिन के लिए। दिखाता हूं उनको। ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन कुछ दिख रही है? विजिबल क्या लिखा हुआ है? एसबीआई ऑथोराइज टू इशू इन कैश इलेक्ट्रल बॉन्ड थ्रू 29 ब्रांचेस, सेल टू स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे, यानी कि 2 जनवरी से सेल ये शुरू हुई थी। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथोराइज्ड टू इशू इन कैश इलेक्ट्रल बॉन्ड थ्रू 29 ब्रांचेस, 2 जनवरी से 11 जनवरी, 10 दिन का ही तो है देखो पीरियड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये वाली बात कही थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डोनेट करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्ट्रल बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, भारत का नागरिक हो या फिर मेरे दोस्त कोई इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब संस्था हो, वो खरीद सकती है जो भारत में जिसका स्थापना हुई हो। पर्सन जो इंडिविजुअल है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीद सकता है, अकेले भी दुकेले भी। ओके, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। जो मुझे बताना था वो समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ही खुलता है मेरे दोस्त बिकने के लिए। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री जी के चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो एडिशनल 30 दिन के लिए विंडो ओपन होती है। एडिशनल 30 दिन के लिए, मतलब 10 + 30 दिन, ठीक है। एक नया अपडेट आया है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव है, यानी मुख्यमंत्री के चुनाव है। अगर प्रधानमंत्री के चुनाव है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, आम भाषा में बात करें, अगर प्रधानमंत्री के चुनाव है तो 30 दिन के लिए विंडो ओपन हो रही है। अगर मुख्यमंत्री के चुनाव है, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तब एडिशनल 15 दिन के लिए विंडो ओपन होगी। ये नया क्लॉज ऐड किया गया है। मतलब यहां पर 10+30, यहां पर 10+15 हो जाएगा। आपने 2018 बोला था बेटा, 18 में पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इंट्रोड्यूस। आपका जन्म मेरे दोस्त 1995 में हुआ था, लेकिन 1996 में आपने चलना शुरू किया था। बात समझ में आ रही है? जन्म 2017 में हो गया था, पहली दफा बेचा गया था 2018 में मेरे भाई, फर्स्ट इशू। टोटल 40 दिन इफ लोकसभा इलेक्शन। हाँ, 10+30 याद करो, 10+30 ये वर्ड ज्यादा बेहतर है। 10+15 याद रखो। डन। यहां पर अब कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो जरा समझते हैं। मिनिमम कितना है, ओके, मैक्सिमम कितना हम डोनेशन दे सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या ऑल पॉलिटिकल पार्टी इशू कर सकती है? तो आंसर बनता है नो। इसके पीछे भी कंडीशन आगे समझेंगे। ओके, ये कुछ एक पॉइंट है जो कि करके समझते हैं। आगे बढ़ू, यहां तक आई थिंक सो समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर हुई होगी। ओके, चलो बढ़ते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड का कंटेंट इंग्लिश में होगा, इसकी भी हिंदी मिल जाएगी। अभी पहले इसको इंग्लिश में समझते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल डोनेशन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को इस्तेमाल किया जाता है।
बॉन्ड जो इशू होते हैं वो 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए, मतलब 1,000 से नीचे आप डोनेशन नहीं दे सकते, कम से कम 1,000 रुपए डोनेशन है, बट मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज टू इशू इन कैश दीज बॉन्ड विच आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू। मतलब सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज किया गया, एसबीआई को ऑथोराइज किया गया है इन बॉन्ड को इशू करने के लिए, इन कैश करने के लिए, जो कि वैलिड होते हैं सिर्फ 15 डेज के लिए डेट ऑफ इशू से। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इतने के मल्टीपल में आप पैसा जमा कर सकते हैं, एज अ डोनेशन दे सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए किया जाता है। ये जो बॉन्ड होते हैं रिडीमेबल इन डेजिग्नेटेड अकाउंट इफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके अकाउंट में ये पैसा मेरे दोस्त ट्रांसफर हो जाता है। रिडीमेबल मतलब उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। ओके, डन। बॉन्ड आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन, जो कि देश का नागरिक है और कोई संस्था है जो देश में स्टैब्लिश हुई है, ओके, वो यह डोनेशन दे सकती है। और ये सेल जो होती है सिर्फ 10 दिन के लिए विंडो ओपन होती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। डोनर का जो नाम होता है वो मेंशन नहीं होता बॉन्ड पर। ओके, डोनर कैन परचेज एंड सब्सिक्वेंट डोनेट द बॉन्ड टू देयर पार्टी ऑफ चॉइस, अपनी मर्जी की पार्टी को दे सकता है, which the party can encash through its verified account within 15 days। उसको 15 दिन के भीतर इसको इनकैश करना होता है। अगर पर्सन वापस लेना चाहे, मंदिर में किया गया दान वापस होता है क्या बेटा? दान कर रहे हो आप, किसी को उधार नहीं दे रहे हो, दान, डोनेशन। मतलब क्या बात कर, मैंने तेरे को डोनेशन दी थी ना 2 साल पहले, वापस कर है? क्या बात कर रहे हो मतलब बेटा? ऐसे सवाल तो पूछो जो अच्छे लगे हैं। वापस नहीं हो सकता। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि चीजें अब लेजिटिमेट तरीके से हो गई हैं। 2 नंबर में मेरे दोस्त चुनावों में पैसा लगने की बजाय 1 नंबर में पैसा लग रहा है, पहले तो ये समझो। लेजिटिमेट तरीके से हो रहा है। और जो डोनेशन दे रहा है उसका क्या फायदा है, तो ये मेरे दोस्त आपको भी पता है कि अगर आप किसी को दान देकर आते हो तो क्यों दान देते हो। आप रोड पे कोई व्यक्ति भी चल रहा है, उसको 10 रुपए या 50 रुपए भी देते हो तो उद्देश्य, अरे प्रभु हमारा भला करेंगे, उसमें भी आपका स्वार्थ निहित होता है। तो बिना स्वार्थ के तो कोई डोनेशन दे नहीं रहा मेरे दोस्त। किसी की शादी में आप 2,000 का लिफाफा भी देकर आ रहे हो या 5,000 का देकर आ रहे हो, तो उसमें भी क्या उम्मीद होती है, अरे चलो ये बढ़ाकर हमें देगा। मैं लोगों की सोच की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, आम सोच की बात कर रहा हूं। हर किसी का हर चीज में मेरे दोस्त स्वार्थ तो निहित है ना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम है मेरे दोस्त 2018 में, इसको मेरे दोस्त पहली दफा बॉन्ड को इशू किया गया था। एज पर प्रोविजन ऑफ द स्कीम इलेक्ट्रल बॉन्ड कोई भी परचेज कर सकता है, ये वाली लाइन हो गई थी। हाँ, ये वाली याद करो, अ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड आइदर सिंगल और ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अकेले और दुकेले भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाली लाइन प्लीज पढ़िए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको पढ़ो। 2018 में नोटिफाई किया था मेरे दोस्त, एज पर पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप 2018 ही याद रखेंगे, ठीक है? देखो यहां पर लिखा हुआ है, सरकार ने, ये देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इन 2018
गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 20 डेटेड 2 जनवरी 2018 को इन्होंने नोटिफाई किया था इस पर। ये डेट याद रखेंगे आप, 2018 को ही नोटिफाई किया था। ठीक है, आपको इतनी गहराई में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि गहराई में क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अभी बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सारी पॉलिटिकल पार्टी, कल मैं और आपने मिलकर मेरे दोस्त एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, चिरकुट पॉलिटिकल पार्टी। ओके, चिरकुट पॉलिटिकल पार्टी, समझ रहे हो मेरे भाई? हरा फूल नीला फूल, आशीष भाई ब्यूटीफुल। वोट मिलेगा किसको? अपने आशीष भाई को मिलेगा मेरे दोस्त। आप में से भी काफी लोग हैं जो मेरे दोस्त अलग अलग जगह से मेरे दोस्त नॉमिनेशन फाइल कर दिए कि हम दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, हम आगरा से चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ से करेंगे, लोकसभा इलेक्शन में सब खड़े हो गए। क्या हमको डोनेशन मिलेगा? मेरे भाई नहीं मिलेगा, रातों रात पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं मिलता। इन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन नंबर 29 ये कहता है कि मेरे भाई वही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलेगा जिसने की जनरल जो इलेक्शन रहे थे, लोकसभा के चुनाव रहे थे, या फिर मेरे भाई मुख्यमंत्री के चुनाव रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव रहे थे, उसमें लास्ट वाले चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, वही यहां पर मेरे दोस्त इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एलिजिबल है डोनेशन रिसीव करने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी इनकेस्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट विद ऑथराइज्ड बैंक। ओके, एक सेकंड होगा। SBI deposit bond that political party has not encashed within 15 days into the Prime Minister Relief Fund। ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, पीएम रिलीफ फंड में ये पैसा चला जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड shall be valid for 15 calendar from the date of issue। No payment shall be made to any payee political party if electoral bond is deposited after expiry of validity period। 15 दिन का टाइम निकल गया, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। ओके डन। बॉन्ड देने के लिए कौन जाता पार्टी के घर? क्या लॉजिकल सवाल करते हो, इलॉजिकल सवाल। ओके, ये हो गया था, ये वाला पॉइंट पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये देखो आप समझना, ये वाला देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई जो बंदा डोनेशन देने आएगा बैंक उसकी केवाईसी तो करेगा। भाई हो सकता है कि उसके मतलब डोनेशन के टाइम पर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो उसको मिल रहा है, ठीक है, उस पर डोनर का नाम नहीं होगा, बट बैंक तो केवाईसी करेगा ना। ठीक है, आगे बोला है कि एन एडिशनल पीरियड ऑफ 30 days शैल बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के चुनाव में तो 10 + 30 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, 10 + 30 दिन के लिए। ठीक है, 10 + 30 दिन के लिए, और तो कुछ नहीं। ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया पॉइंट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा 15 डेज वाला क्लॉज और याद रखना, 15 डेज वाला। कोई डाउट है यहां तक? ओके, नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं। अलग अलग तरीके के फंड बने हुए बेटा, पीएम रिलीफ फंड। ठीक है, उसमें पैसा चला जाता है, फिर उसका इस्तेमाल मेरे दोस्त अलग अलग जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया उसके लिए किया जाता है। स्वामित्व स्कीम पे आते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो गांव में अभी भी जाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो गांव में अभी भी जाते हैं मेरे दोस्त? आपके गांव में जो आपका घर है उसके आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं? गांव में रहती हूँ, ओके, गांव में रहता हूँ। क्या आपके पास उसके, अपने पापा से पूछना क्या उसके पेपर हैं? जैसे शहर में तो आपने घर में रजिस्ट्री वगैरह करा रखी है, गांव में आपके पेपर हैं क्या मेरे दोस्त? थोड़ी देर के लिए सोचना प्रैक्टिकली। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, पता नहीं। सरकार ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, वैलिडेशन नहीं है, तो उसको वैलिडेट करना है। एक सर्वे करा रही है सरकार, एक योजना लॉन्च करी है, स्वामित्व स्कीम।
इसके तहत क्या है, जो गांव में रह रहे हैं लोग, उनको उनके जगह जहां रह रहे हैं उसका राइट दिया जा रहा है। तो स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज की फुल फॉर्म हो गई। इसको देश में लॉन्च किया गया था नेशनल पंचायती राज वाले दिन यानी 24 अप्रैल 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है, प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन देना रूरल इंडिया में, प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन देना रूरल इंडिया में। ओके, इट विल कवर अराउंड 6.62 लाख विलेजेस ओवर द एंटायर कंट्री ड्यूरिंग 2021 से 2025 तक। इतने गांव कवर किए जाएंगे, 6.62 लाख विलेजेस। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जबकि सर्वे ऑफ इंडिया इसका टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। इसके पीछे का पर्पस क्या, वो क्लियर हो गया। अभी बन रहे हैं डॉक्यूमेंट, हाँ है, ऐसा है। इसमें आप अगर नहीं जानते तो अपने पिताजी से पूछना, वहां पे गांव का जो प्रधान है उससे पूछना कि भैया स्वामित्व स्कीम के तहत अभी कुछ हुआ है, तो वो बताएगा आपको, हाँ स्वामित्व स्कीम के तहत कुछ तो हुआ है मेरे पे। डन, ओके। नोडल मतलब मेन मेरे दोस्त, जो पूरा का पूरा काम देख रहा है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। ओके, नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? बिल्डिंग डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। बहुत शानदार स्कीम है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, एक एक करके क्लियर करूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ओके, इस योजना को 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। नाम है इसका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM, ABDM, ABDM। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड करना। अच्छा चलो, एक चीज आपने देखा होगा, जैसे कि अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके पास वोटर आईडी है कि नहीं है, आपके पास आधार आईडी है कि नहीं, ओके, पैन कार्ड है कि नहीं। कल से आपसे पूछा है कि आपके पास हेल्थ आईडी है क्या? आशीष गौतम की एक हेल्थ आईडी बनी हुई है। आशीष गौतम ने क्या किया है कि वही सरकार कह रही है कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड हमें रखने हैं। जैसे मुझे दिक्कत है, मुझे कोई बीमारी है, या मेरे को मेरे दोस्त किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना है, मेरी हेल्थ आईडी में उसने सारी चीजें वहां पर डाल दी कि हाँ इस व्यक्ति का नाम आशीष गौतम है, इसको ये परेशानी है, इसका ट्रीटमेंट ये चल रहा है। अब मैंने सोचा यार एक डॉक्टर से ओपिनियन नहीं लेता हूं, मैं सेकंड ओपिनियन जरूर लेता हूं। देखो सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी है, आप हमेशा इस बात को ध्यान से समझना कि आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, एक व्यक्ति की सलाह पे मत करो, कम से कम 2 या 3 ओपिनियन जरूर लो। सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, जब मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको, जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया ऑपरेशन, 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 क्योंकि मैं बेड रिडन हो चुका था। अगस्त 28 ऑफ अगस्त की बात है, तब से मेरे दोस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने मेरे लिए बड़े क्रिटिकल गए थे। ठीक है, चलता था भी तो बेल्ट लगा के चल रहा था, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में रहे थे। तो पिछले 3 महीने ऐसे रहे कि बहुत ज्यादा बुरे, मतलब मेरा अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट मंथ कह सकता हूं मैं, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने रहे थे। उस दौरान क्या हुआ, मैं पहले डॉक्टर के पास गया, उसने बोला भाई एक ही स्टेटमेंट, ठीक है, चाहे मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, एक ही स्टेटमेंट, ऑपरेशन, 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 ऑपरेशन। मतलब मेरा सिर, मेरे दोस्त, खराब हो चुका था, मैं मेंटली इतना ज्यादा वीक हो चुका था, मेरे को लग रहा है यार हो क्या रहा है, ऑपरेशन। फिर लास्ट में एक मैं अराउंड 70 प्लस डॉक्टर है उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि आपकी एज क्या है? तो मेरी एक्चुअल एज है 1993 बॉर्न। तो उन्होंने कहा सर 30 है, अब 31 हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी उम्र बहुत कम है, तुम पे लोग भी डिपेंडेंट है, सारी चीजें हैं, तो अभी ना तुम एक काम करो, ऑपरेशन मत कराओ, फिजियोथेरेपी या मेरे दोस्त थेरेपी से काम चलाओ। अगर मैंने एक ही की ओपिनियन ली होती, 2 की ओपिनियन ली होती, तो मेरे दोस्त हो सकता है मैं डायरेक्ट चला जाता, बट मैंने मल्टीपल ओपिनियन ली। जब सबका कंक्लूजन सेम निकला तो मुझे रिजल्ट मेरे दोस्त पता चला कि क्या मुझे करना है, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ऐसे ही सरकार कह रही है, चीजों को समझना। अब एक डॉक्टर के पास गया, उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, दूसरे के पास गया, उसको दिखाए, तीसरे को दिखाए, चौथे को दिखाए। अगर मेरी एक हेल्थ आईडी बनी हुई होती, प्रैक्टिकली समझना, मेरी अगर एक हेल्थ आईडी बनी हुई होती तो मैं अपना हेल्थ आईडी का नंबर उसे देता, वो कहता अच्छा इस डॉक्टर ने ये चीज एनालिसिस करी, ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, इस डॉक्टर ने ये करा है, इस डॉक्टर ने ये दिया, इस डॉक्टर ने, तो उसका भी जो इंप्लीमेंटेशन का तरीका है या फिर समझने का तरीका है वो आसान हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो?
मेरी बात प्रैक्टिकली समझ रहे हो? मैं तुम्हें क्यों प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, चीजों को कनेक्ट कर पाओ कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कितना बड़ा मिशन है और कितना बेहतरीन मिशन है। इसके तहत आशीष गौतम की जो आईडी है, हेल्थ आईडी है, वो उसने बता दी, उसमें लिखा हुआ है सारी चीजें, उसको समझ के दूसरा तीसरा चौथा डॉक्टर अपनी भी मेरे दोस्त ओपिनियन दे पा रहा है। ओके, बार बार आपको जरूरत नहीं कि रिपोर्ट हर किसी को दिखाए। ओके, तो यहां पर हेल्थ आईडी जिसमें कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और इसी के तहत बन रही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये बन रही है। ओके, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि हेल्थ आईडी प्रोवाइड करना हर एक सिटीजन को, टू हेल्प हॉस्पिटल, इंश्योरेंस फर्म, सिटीजन एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन रिक्वायर्ड। अब किसी को मेरे दोस्त इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने मेडिक्लेम करा रखा है, मेडिक्लेम मतलब होता है हेल्थ पॉलिसीज बनवाना, ठीक है, हेल्थ पॉलिसी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, वैसे ही जब हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो उसे बोलते हैं मेडिक्लेम। तो उसके लिए इंश्योरेंस फर्म्स को आपके रिकॉर्ड की जरूरत होती है, हॉस्पिटल्स को ट्रीटमेंट के लिए मेरे दोस्त जरूरत है। तो डिजिटल हेल्थ आईडी ऑल सिटीजन के लिए है, जिससे कि हॉस्पिटल को, इंश्योरेंस फर्म को, सिटीजन को मदद मिलती है रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली जब रिक्वायर्ड हो। ओके, Union budget has approved countrywide implementation of आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विद बजटरी एलोकेशन ऑफ 1600 करोड़। इस योजना को 5 साल के लिए लेकर आए हैं, 1600 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जा रहा है। ओके, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यही एग्जाम का क्वेश्चन बना था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कौन देख रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये स्कीम मैंने इससे पहले नहीं कवर कराई है, इस वाले बैच में आपको बहुत सारी स्कीम नहीं मिलेंगी, सारथी या सारथी 1.0 में मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। Digital ecosystem will also enable to host of other facilities like digital consultation, consent of patient in letting medical practitioners across their record। सिंपल है यार, ठीक है। अब इसमें यह कि जैसे आपको डिजिटल कंसल्टेशन लेनी है, आपसे उन्होंने कहा अच्छा अब एक काम करिए, अपना हेल्थ आईडी शेयर कर दीजिए, डॉक्टर्स पहले देख लेगा आपके सारी चीजें, हेल्थ रिकॉर्ड क्या रहे हैं, पास्ट रिकॉर्ड क्या रहे हैं, ठीक है। इसे मैं इसका ना एक एग्जांपल और देता हूं तुम्हें। जैसे कि ये मैंने फील किया, मैंने अनुभव किया, तो मैं आपको ये शेयर कर सकता हूं, ठीक है। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि शादी होने के बाद मेरे दोस्त, जब बेबी की बात आती है तो बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको बड़ा चैलेंज आ रहा है, मतलब महिला क्या बोले, महिला पुरुष उनको सभी को, कि भाई बेबी नहीं हो रहा है। फिर उसके लिए वो मेरे दोस्त डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनका इलाज चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इलाज चलता है। ये हमारे देश में अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, अभी धीरे धीरे समझ में नहीं आ रही, बट देखो समझ में आने लगी। सरकार इसके लिए भी काम करना और बेहतर तरीके से शुरू करेगी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो एक डॉक्टर के पास गए, उन डॉक्टर से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, बट उन्हें आउटपुट नहीं आया, ठीक है। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, उनसे आउटपुट नहीं आया, प्रैक्टिकली समझना। वो फिर तीसरे के पास जा रहे हैं। अब वो डॉक्टर जब भी जिस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपने जो पिछले ट्रीटमेंट हुए हैं उनके पास्ट रिकॉर्ड मेरे को दिखाओ। पास्ट रिकॉर्ड आप दिखाओगे तो मेरे लिए और बेहतर तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। अब पास्ट रिकॉर्ड आप हर जगह तो अपनी फाइल लेके नहीं घूमोगे, अब आप क्या करोगे, हेल्थ आईडी बनवाओगे, उस हेल्थ आईडी में अपने सारे रिकॉर्ड स्टोर करोगे, फिर उस डॉक्टर को अपनी हेल्थ आईडी शेयर कर दो कि डॉक्टर आपके हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा और अपनी एक ओपिनियन देगा, और जो मेरे दोस्त कोर्स ऑफ एक्शन है कि ट्रीटमेंट होगा उसको बेहतर तरीके से कर पाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप सो आप पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि इसका फायदा क्या। अदरवाइज मेरे को अगर रटाना हो तो मैं इसके 2 लाइन बोलूंगा, 2 लाइन पढ़ो बेटा, काम खत्म, एग्जाम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यार, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इस मिशन का, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2020 को। जब इसको 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था तब ये पायलट बेसिस पे था, पायलट बेसिस पे था मेरे दोस्त। लेकिन अब मेरे भाई ये 5 सालों के लिए 1600 करोड़ रुपए में लॉन्च किया जा चुका, 27 सितंबर 2021 से। डन। आगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाज पायलटेड सक्सेसफुली फॉर 1 ईयर। 1 साल ही पायलट बेसिस पे चला था, पूरे देश में पैन इंडिया लेवल पे नहीं था, कुछ सेलेक्टेड जगह चुनी गई थी, 6 यूनियन टेरिटरी चुनी गई थी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। यहां पर इसको पायलट बेसिस पर रन किया गया था। जब यहां पर सक्सेसफुल हो गए और यहाँ जो चैलेंजेस आए थे उनको समझ लिया, उसके बाद इसको इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे इसको लॉन्च किया गया था। ओके, पायलट बेसिस का मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई भी चीज है, अब जैसे आप एक थोड़ी देर के लिए समझो,
इन्होंने कहा कि यार पूरे देश में लागू करने से पहले सेलेक्टेड एरिया में लागू कर लेते हैं। अब जो भी कमियां रही होंगी वो कम जगह में अगर हमने योजना को लागू किया तो समझ लेंगे कि भाई ये कमियां रही, इनको दूर करना है। पैन इंडिया लेवल पे मेरे दोस्त हमने लॉन्च कर दी, तब कमियों को दूर करना इतना आसान नहीं होगा। तो सरकार कोई भी काम करती है पहले पायलट बेसिस पे लॉन्च करती है, जो चैलेंजेस आते हैं उनको दूर करती है। जब सारे चैलेंजेस सुधर जाते हैं, सारी चीजें बेहतर हो जाती, तब इसे ऑल इंडिया लेवल पे इसको जारी करती है। ओके, नेक्स्ट आयुष्मान भारत। इसके तहत क्या होता है, आपको एक नंबर मिलता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, मतलब आपका एक आभा अकाउंट खुलता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। हाँ, थक गया यार मैं आज, एक सेकंड पानी पी लूं यार, बोलते 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 बोलते। एक सेकंड रुकना, बस पानी पी लूं क्लास, तब तक आप पढ़ो सर। ये लास्ट स्कीम है, इसको कवर कर रहा हूं, उसके आगे वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आभा जो नंबर है ये 14 डिजिट का नंबर होता है। मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो आपकी हेल्थ आईडी बन रही है उस हेल्थ आईडी का नाम है आभा नंबर। मतलब हेल्थ आईडी जो अकाउंट खोल रहा है बेटा उसको आभा अकाउंट बोल रहे हैं, यही आभा नंबर होगा। 14 डिजिट का नंबर होगा जो एक यूनिक नंबर होगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है यूनिक नंबर होता है, आपका आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है, पैन कार्ड यूनिक नंबर है, उसी तरीके से आभा नंबर भी एक यूनिक नंबर होगा। ओके, जिसमें कि आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड रहेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि जो हेल्थ रिकॉर्ड होंगे इजीली उसको एक्सेस किया जा सकेगा और उसको शेयर किया जा सकेगा जहां भी आपको शेयर करने की जरूरत है। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि जो डिजिटल हेल्थ, अब देखो एक चीज समझना, ये तो समझ में आ गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, ये समझ में आ गया आभा क्या है, यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? अभी तो मैंने पढ़ा था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पूरा का पूरा मैनेज कर रही है इसको, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सर बन लिया कार्ड, लेकिन ये नहीं मालूम कब काम आएगा। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी चीजें बन के रख लेती हैं, पीडीएफ लेके रख लेते हैं, कहाँ यूज होनी है पता ही नहीं है। हाथ समझ में आ गया कहाँ यूज होना है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, अच्छा ये बताओ संतुष्टि मिल रही है ना, समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज क्लियर हो रही है ना? बस मैं फिर बोलूंगा पैरेलल नोट्स मत बनाना, अगर मेरे साथ नोट्स बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा। माइंड को मेरी तरफ रखना, मेंटली प्रेजेंट रहना। जब मेंटली प्रेजेंट नहीं होगा ना, आंखें सिर्फ देख रही हैं और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आप तो फोन में भी चटिया रहे हो। सुनो ना, बाद में बात करता हूँ, अभी ना मैं सर के सेशन देख रहा हूँ। अरे बाबू समझो ना यार, बाबू रहने तो ना, बाबू बाबू रुको ना, शाम को बात करते हैं। इतनी देर में मैंने टॉपिक बोला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तुम्हारे को क्या लगा? अरे सर ने, सर समझ में नहीं आया, आपने तुरंत मैसेज यहाँ टाइप कर दिया समझ में नहीं आया। मेरे को क्या लगता है, मेरे पे क्वेश्चन मार्क कि भाई आशीष इतना समझाने के बाद कैसे समझ में नहीं आया। बहुत बार गलती आपकी भी होती है, प्लीज गलती मत करो। मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, मेरी भी एनर्जी बचेगी, आपकी भी एनर्जी बचेगी। ये चटियाने का काम बाद में कर लेना। 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे दे दो अपने भाई को, दिल से पढ़ा रहा हूँ, मोहब्बत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बस तुम मेरी मेहनत को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ी रिस्पेक्ट, मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं तो मेरे लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बार बार मैं रिपीट तो खुद ही करूंगा। ठीक है, समझो, बस थोड़ा सा समझो। अब बढ़ते हैं, अब इसका एक और तीसरा कंपोनेंट पे आते हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी एक मिशन है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। अब है क्या, आभा। ठीक है, इसमें अकाउंट नंबर मिल गया, लेकिन ना आपको पता है ये बंदा है, ये हॉस्पिटल जा रहा है, ये बंदा है मेरे दोस्त मेडिक्लेम करा रहा है। अब सरकार कह रही है हॉस्पिटल से और इंश्योरेंस कंपनी से, या हॉस्पिटल से एग्जांपल ले लो कि भाई इसके डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करो। अब ये मेंटेन ही नहीं कर रहे, मेंटेन नहीं कर रहे, तो ये कह रहे कि अगर आप इनके मेंटेन करोगे तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। पापा ने बोला बेटा सुनो ना, बेटे ने बोला हाँ पापा बताओ ना। बेटा अगर तुम 90% ले आओगे तो मैं तुमको मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा, 80% आएंगे तो मैं तुमको साइकिल दिलवाऊंगा, अगर 70% आएंगे तो मैं तुमको कुछ नहीं दिलवाऊंगा। लेकिन बेटा यहां पर दिलवाऊंगा तभी जब इतने परसेंट आएंगे। तो पापा ने इंसेंटिवाइज कर दिया परसेंटेज को। ऐसे ही सरकार ने कहा कि हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन तब होंगे जब आप मेरे दोस्त किसी को लालच दोगे। हेल्थ रिकॉर्ड मेरे दोस्त डिजिटली मेंटेन करने के लिए सरकार लेकर आती है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को दिसंबर 31 2023 तक मेरे दोस्त एक्सटेंड किया गया था। अब इसको पढ़ते आगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया था
डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 31 दिसंबर 2023 तक। ओके, अब ये है क्या? तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था 1 जनवरी 2023 को। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पार्ट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी DHIS है, इसने लॉन्च किया था पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के तहत 4 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। ओहो, ओ माय गॉड, 4 करोड़! हा 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 हा। किसको मिलता है? मुंह में पानी आया, लार टपकने लगी। सर हम भी बनवा लें क्या? 4 करोड़ रुपए! आहा, जरूरत ही नहीं है बैंक की तैयारी करने की, बस करोड़ों में खेलेंगे हैं। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के तहत इंसेंटिव मिल रहा है 4 करोड़ रुपए तक का। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अगर पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे तो 4 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव मिल रहा है मेरे भाई, समझते से। एज ऑफ डेट 1205 हेल्थ फैसिलिटीज हैव रजिस्टर्ड अंडर दिस स्कीम। 567 पब्लिक और 638 प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्होंने इसके तहत खुद को रजिस्टर्ड कराया है। ओके, इन हॉस्पिटल्स को मेरे दोस्त कहा जा रहा है हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और कुछ नहीं है। इन्हीं को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो इसे पढ़ लीजिए कैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम अलग है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना। ओके, ये जो एग्जिस्टिंग गैप है उनमें ब्रिज का काम करेगा। अब सिंपल शब्दों में बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से पेशेंट को क्या होगा कि वो अपना डेटा जो है वो सिक्योरली स्टोर कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे अपने मेडिकल रिकॉर्ड का, जैसे प्रेस्क्रिप्शन हो गई, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो गई, डिस्चार्ज समरी हो गई, ये सारी वो यहाँ पर इस अकाउंट से लिंक कर पाएंगे, इस नंबर से लिंक कर पाएंगे, और वो डिजिटली शेयर कर सकते हैं इनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ अपने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए और फॉलो अप के लिए। ओके, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव मिशन जो है ये एक इंसेंटिव स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। स्कीम को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशनल हुई थी 1 जनवरी 2023 से। इस स्कीम में इंसेंटिव हेल्थ फैसिलिटीज यानी हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी, डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज, इनको दिया जा रहा है कि ये पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करे। आपको हमको नहीं दिया जा रहा है। आई समझ में बात? क्लियर हुई? बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुई? तसल्ली से पढ़ो। हम लोगों को क्यों मिलेगा 4 करोड़ भाई? इनको मिल रहा है, हॉस्पिटल्स को, लेबोरेटरी को, डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज को, ये है यहां पर इनको इन हेल्थ फैसिलिटीज जो दे रहे हैं। आई बात समझ में?